वेलकम, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो जो आप देखेंगे ये आपका बाल विकास पेडागोजी। केवल आज की वीडियो में हम बाल विकास के पेडागोजी को देखेंगे। पेडागोजी कैसे यूपी टेट में बनते हैं, जितने भी प्रश्न हैं ना, सब आपके यूपी टेट के प्रीवियस के प्रश्न हैं। मैंने इसको एक जगह पे आपको लाकर दिखा रहा हूँ कि देखिए पेडागोजी के प्रश्न कैसे आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी आगामी यूपी टेट एग्जाम 2026 जो जनवरी में होने वाला है, जैसा कि आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया भी गया है। तो याद रखेंगे आज की वीडियो का केवल आपका ध्येय रहेगा कि आज की वीडियो में हम सीडीपी या आपका पेडागोजी में 30 प्रश्नों में 30 नंबर पाने की ये श्रृंखला स्टार्ट किए हैं हम, और आपको दिखाएंगे ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा जो आपका सीडीपी का हो, बाल विकास का हो या पेडागोजी से संबंधित हो। सारे प्रश्नों को कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज की वीडियो का सबसे पहला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आज की वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। याद रखेंगे, नई भाषा को सीखने के लिए किस बिंदु से हम स्टार्ट करेंगे या प्रारंभ करेंगे, यही कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए उस भाषा की हम सबसे पहले बुनियादी स्तर से हम स्टार्ट करते हैं। बुनियादी स्तर का मतलब हुआ हमें सीखना क्या है। देखिए, जैसे आप लोग देखिएगा, कहीं भी किसी घर का अगर निर्माण करना होता है तो घर का हम सबसे पहले क्या तैयार करते हैं, तो उसका नींव तैयार करते हैं। आपको पता है दोस्तों, नींव तैयार करते हैं। उसी क्रम में मुझे क्या तैयार करना है, मुझे भाषा सीखना है, ठीक ना। मुझे नई भाषा को सीखने का सर्वप्रथम हम प्रयास करेंगे, और इस प्रयास को करने में सबसे पहले हमारा जो स्टार्टअप होगा वह कहाँ से होगा। तो याद रखेंगे, भाषा को सीखने में, भाषा को बोलने में, भाषा को समझने में हमें आवश्यकता होती है किस चीज़ की, वर्ण की, अक्षर की या ध्वनि की। आपको पता है वर्ण की आवश्यकता होगी या अक्षर की आवश्यकता होगी या तो ध्वनि की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य, याद रखेंगे अक्षरों और शब्दों के बीच जो साहचर्य है, जो मिलाप है, उसको हम समझेंगे सबसे पहले। और इसको समझ लेंगे ना, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल से हो जाएगा। जब इसको हम समझ लेंगे, आपको पता है कि अक्षरों से क्या बनते हैं, तो अक्षरों से शब्द बनते हैं, और शब्दों से क्या बनते हैं, तो वाक्य बनते हैं। तो याद रखेंगे, सबसे पहले हम अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य को सीखेंगे, उसके बाद हम शब्दों के मध्य निर्माण को सीखेंगे, इसके बाद वाक्यों के निर्माण को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को सीख रहे हैं कि अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य क्या है, इसको हम सीख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हम उस भाषा के अक्षरों और शब्दों के बीच जो साहचर्य है, जो जुड़ाव है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र या छात्राएं शामिल होती हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, समावेशी शिक्षा होती क्या है, सबसे पहले बता दूं दोस्तों। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है एक छत के नीचे किसी भी जाति, मजहब, वेशभूषा, आकार या किसी भी प्रकार का बच्चा हो, एक छत के नीचे सभी प्रकार के बालकों को समान शिक्षा दी जाती है। तो इसे हम समावेशी शिक्षा या इस कक्षा को समावेशी कक्षा बोलते हैं। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा का मतलब होता है किसी प्रकार के बच्चों के अंदर भेदभाव न करना, ठीक ना। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र होते हैं, केवल विशिष्ट छात्र होते हैं कि आपका सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों होते हैं, कि केवल सामान्य छात्र होते हैं कि बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। याद रखेंगे, समावेशी कक्षा में दोस्तों, याद रखेंगे, समावेशी कक्षा में जो होता है, इसमें रंग, रूप, आकार, भेदभाव, उच्च नीच ऐसा कुछ भी नहीं हम देखते हैं। इसमें समान सभी जाति, सभी मजहब, सभी वेशभूषा के छात्र एक छत के नीचे एक साथ पढ़ते हैं, अर्थात इसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। जब आप यूपी टेट प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करेंगे, उसमें आपको दोस्तों ये प्रश्न मिल जाएंगे, और देखेंगे कैसे प्रश्न बने हैं और इसको बहुत आसानी तरीका से कैसे हम इसके आंसर को ढूंढ ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, मैं सबको आपको ही माध्यम से आपको संतुष्ट करा के ही मैं आगे बढ़ूंगा। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसको बिना संतुष्ट कराए मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। आगे देखिएगा, 3 नंबर की बात करेंगे। अधोलिखित में गणित संबंधित अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। याद रखेंगे,
देखेंगे गणित संबंधित, याद रखेंगे गणित संबंधित अधिगम अक्षमता। अधिगम का मतलब होता है सीखना और अक्षमता मतलब कि जो सीखने में अक्षम हो, इसको याद रखेंगे। तो गणित संबंधित जो सीखने में अक्षमता बालक के अंदर आती है या गणित को सीखने में जो बालक अक्षम होता है वह क्या कहलाते हैं, या वो यह दोष जो होता है ना दोस्तों, यह दोष क्या कहलाता है, इस दोष को किसके अंतर्गत हम जानते हैं या किसके अंतर्गत इसको हम मानते हैं। पहला है निरक्षरता संबंधित दोष, यह कहलाता है कि पठन दोष संबंधित कहलाता है कि गणना दोष कहलाता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं कहलाता है। मैं आपको बता दूं इससे संबंधित याद रखेंगे अक्षमता, याद रखेंगे अधिगम अक्षमता से संबंधित कुछ टॉपिक हैं, मैं आपको यहीं पे बता दूं। पहला दोस्तों सबसे पहले इसको देख लीजिए, इस प्रश्न को। गणित संबंधित अधिगम अक्षमता है, मतलब कि याद रखेंगे गणित संबंधित जब किसी भी बालक के अंदर अक्षमता आ जाए ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणित में ही तो गणना किया जाता है और इसको कैलकुलेशन बोलते हैं। याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन। और इसको आप इस दृष्टि से देखेंगे, इसको गणना दोष या इसको अगर इंग्लिश में या हिंदी में भी लिखा हुआ मिल सकता है जिसको डिस्कूलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्कूलिया। अगर आपसे ये भी कोई पूछ दे कि डिस्कूलिया क्या है तो याद रखेंगे डिस्कूलिया जो है ना दोस्तों, यह गणना संबंधित आपका अधिगम है, अधिगम अक्षमता है गणना संबंधित। इसमें बालक जो होता है ना वो गणना नहीं कर पाता है, याद रखेंगे डिस्कूलिया इसको बोलते हैं। कैलकुलेशन संबंधित या आपका विकार है, ये समझेंगे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कभी ये भी आ जाता है दोस्तों कि पठन संबंधित विकार क्या होता है, ये भी याद रखेंगे। ये भी बन चुका है प्रश्न कि पठन संबंधित विकार जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिसलेक्सिया बोलते हैं। जो पठन संबंधित विकार पूछे तो इसको आप बोलिएगा डिसलेक्सिया। इसी क्रम में आपको बता दें कि मानसिक विकार संबंधित आ जाए ना, मानसिक टेंशन संबंधित या मानसिक विकार संबंधित आ जाए, इसको बोलते हैं डिस्टेनिया। ये भी याद रखेंगे, डिस्टेनिया ये होता है मानसिक विकार है दोस्तों। और इसके बाद एक और बता दे रहा हूं, डिसमाफिया। क्या है दोस्तों, डिसमाफिया। अब डिसमाफिया में क्या होता है ना, इसमें भ्रम की स्थिति आ जाती है। क्या आती है दोस्तों, इसमें भ्रम की स्थिति आ जाती है। जैसे कि मोर, यहाँ पे देखिएगा एक शब्द लिख दे रहे हैं मोर और यहीं पे लिख रहा हूं मुर्गा, ठीक ना। मोर और मुर्गा में जब भ्रम की स्थिति आ जाए, क्लियर ना हो पाए कि कंफर्म ना हो पाए कि मोर है कि मुर्गा है, तो अब आप इसको क्या मानेंगे, डिसमाफिया मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, डिसमाफिया मानेंगे। इसी क्रम में आगे देखें तो आपको पता है दोस्तों कि जब मानसिक विकार संबंधित दिक्कत आए तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेनिया बोलेंगे, ठीक है। इसी क्रम में आपको पठन संबंधित विकार आए तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिसलेक्सिया बोलेंगे। और यहीं पर गणना संबंधित आ जाए दोस्तों तो डिस्कूलिया बोलेंगे, ठीक है। इतने चीज को आप देखते रहेंगे, ठीक है। आगे ले चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, यही आपको बताना है कि कौन सा है जो शिक्षण का सूत्र नहीं है। आप पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे देखेंगे पहला ऑप्शन है कि सरल से कठिन की ओर। शिक्षण जो होता है वह पहले सरल से कठिन की ओर हम सीखते हैं, तो ये बात तो सही है, शिक्षण का सूत्र है। सबसे पहले बालक जो होता है सरल चीज़ों से कठिन चीज़ों को सीखता है। यहाँ पे देखिएगा अनिश्चित से निश्चित की ओर, याद रखेंगे अनिश्चित से निश्चित की ओर सीखता है, ये भी बात सही है। आप देखिए वह दृश्य वस्तुओं को देख के और इसके बाद अदृश्य मतलब कि दृश्य से और कल्पना की ओर सीखता है, ये भी बात सही है। और डी नंबर ऑप्शन देखेंगे निगमन से आगमन की ओर। दोस्तों आपको बता दें यह जो है ना दोस्तों एक गलत है, आगमन से निगमन की ओर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सूत्र नहीं है, कौन सा सूत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना दोस्तों ये सूत्र नहीं है, यह उल्टा होता है और लिख दिया है उल्टा। निगमन से आगमन नहीं, आगमन से निगमन होना चाहिए। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये भी अगर पूछ रहे तो ये भी याद रखना कि जो आपका शिक्षण सूत्र होता है वो अज्ञात से किसके तरफ हम सीखते हैं, तो अज्ञात की तरफ सीखते हैं। किसके तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ सीखते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर इसकी क्रम में मैं आपको एक और बता दूं, एक होता है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। किसके तरफ दोस्तों, तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ फिर हम सीखते हैं। आपको ये भी बता दें दोस्तों, बालक जो होता है ना, बालक का विकास होता है तो बालक चलने में कौन सा गति स्थल यूज करता है, तो स्थूल गति कौशल यूज करता है। और बालक स्थूल गति कौशल करते करते वह सूक्ष्म गति कौशल कर लेता है, मतलब घुटनों के बल चलते चलते वह पैर के बल चलने लगता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक ना। और आपको एक और बता दूं, जो बालक होता है वह पूर्ण चीजों से अंश की तरफ सीखता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। पूर्ण से किसके तरफ, अंश की तरफ। पूर्ण से अंश की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, सरल से कठिन की तरफ, अनिश्चित से निश्चित की तरफ, दृश्य से अदृश्य की तरफ। यह बालक के सीखने का क्रम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 5 नंबर की बात करेंगे।
एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुला लिया, निम्न में से कौन सी संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, यही बताना है दोस्तों। तो यह दृष्टि संवेदना होगी कि स्पर्श संवेदना होगी कि ध्वनि संवेदना होगी कि प्रत्यक्षण संवेदना होगी। इस प्रश्न को देख लीजिए और इसको याद रखिए। कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राम और वह अपने काम को कर रहा है, ठीक ना। राम है जो अपने काम को कर रहा है और इसका एक कोई फ्रेंड है, ठीक ना। इसका कोई फ्रेंड है जिसका नाम है श्याम, और श्याम ने राम को बुला लिया, ठीक ना। तो राम ने श्याम को बुलाया बोल के कि राम इधर सुनो, ठीक ना। मान लीजिए ऐसा उसने किया कि श्याम आप मेरी बात इधर सुनिए, तो वह जो राम है ना वह कौन सी संवेदना प्रकट करेगा? राम दृष्टि संवेदना करेगा कि स्पर्श संवेदना करेगा? अगर वह श्याम की तरफ देख रहा होता ना तब वो दृष्टि संवेदना करता। अगर श्याम राम को टच करके कोई बात कहता तो तब वह स्पर्श संवेदना होता। लेकिन याद रखना श्याम ने बोला है, श्याम ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे देखिए श्याम ने उसको बुलाया है, मतलब आवाज दिया है और आवाज दे के बुला रहा है, तो वो कौन सी संवेदना होगी? ध्वनि संवेदना होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, इसको आप देखिए। यही प्रीवियस ईयर आपके आगामी एग्जाम में आपकी काफी मदद करेंगे और अच्छा से अच्छा अंक स्कोर करने में आपकी बहुत अहम भूमिका अदा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 6 नंबर की बात करेंगे। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है, यही बताना है। 6 नंबर को बताना है कि कौन सा अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है। तो अधिगम की इच्छा, कि आपका प्रेरणा, कि आपका रुचि, कि आपका विषय वस्तु का स्वरूप, ये आपको देखना है। आप देखिएगा यहाँ पे एक शब्द है कि मनोवैज्ञानिक कारकों, याद रखेंगे। मनोवैज्ञानिक कारकों का मतलब होता है दोस्तों, याद रखेंगे, इसमें जो बालक होता है ना वह मानसिक जो भी चीज़ों को सीखता है ना, अधिगम जो भी चीज़ें अधिगम करता है ना, वह किसी बुक या किसी अन्य चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। वह उसके इच्छा पर डिपेंड करेगा, उसके प्रेरणा पर डिपेंड करेगा, उसके रुचि पर, उसके ये सब चीज़ों पर, अधिगम की इच्छा पर उसका मनोवैज्ञानिक कारण है वह शामिल है। प्रेरणा बच्चे के अंदर रहेगा तब वह सीखेगा, अधिगम की इच्छा रहेगा तब वो सीखेगा, बच्चे के अंदर रुचि रहेगी तब सीखेगा। लेकिन विषय वस्तु का जो स्वरूप है ना दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कारकों में इसको शामिल नहीं किया गया है। आप अगर इसको बहुत डीपली ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मनोवैज्ञानिक कारकों में आपको अधिगम का इच्छा शामिल है, प्रेरणा बच्चे के अंदर रहेगा तो सीखेगा, रुचि रहेगा तो सीखेगा, अधिगम की इच्छा रहेगी तभी भी सीखेगा। लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप या उस पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान देते रहेंगे। आगे देखते हैं, 7 नंबर की बात करेंगे कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है। यही आपको बताना है कि बच्चों का जो सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। 7 नंबर को देखेंगे तो देखिएगा 7 नंबर है, आर्थिक तत्व उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, कि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व करता है, कि शारीरिक तत्व करता है, कि आपका वंशानुगत तत्व करता है। यहाँ पे देखिएगा एक शब्द है दोस्तों, सोशलाइजेशन डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास को कौन प्रभावित करता है यही आपको बताना है। अब ऑप्शन देखिए, सामाजिक विकास यहाँ भी है, यहाँ पे देखिएगा सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा समाज और सामाजिक परिवेश जन्य जो जितने भी तत्व हैं, ठीक ना, वह जो होंगे बच्चे को प्रभावित करेंगे। सामाजिक विकास यहीं से स्टार्ट होगा और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, जो आर्थिक तत्व होता है ना, इसमें सामाजिकता का प्रभाव नहीं होता है दोस्तों। शारीरिक तत्व होता है, इसमें सामाजिकता का कोई भी प्रभाव नहीं है। वंशानुगत तत्व है, इसमें भी सामाजिकता का कोई प्रभाव नहीं है। सामाजिकता का मतलब है कि अपने बड़े छोटों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने समाज के साथ जब बच्चा डायरेक्ट जुड़ेगा तो वहाँ से उसके सामाजिकता का विकास होगा। तो उसका जो परिवेश है ना, समाज का जो परिवेश है वहाँ से जुड़ेगा तब बच्चे के सामाजिकता का विकास होगा। और आपको पता भी है कि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व कहा है, तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व क्या कहलाते हैं? जैसे आपका कोई भी समाज में मार्केट हो गया, आपका कहीं भी विद्यालय हो गया, आपका परिवार हो गया, कहीं खेल का मैदान हो गया, तमाम जगह से बच्चा जो होता है ना, बच्चे का जो सोशलाइजेशन डेवलप होता है, सामाजिक विकास का विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्रम में देखेंगे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, मेरा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा अपील रहता है आप लोगों से कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, या इतना भी नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों मेरे लिए तो आप केवल वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे 1000 वीडियो शूट करने के लिए मोटिवेट करता है। अंदर से मेरे आंतरिक अभिप्रेरणा जागती है और मैं आपको अलग अलग प्रकार के अलग अलग टॉपिक की वीडियो लाता हूँ जो आपके आगामी एग्जाम में आपके लिए काफ़ी मदद करते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विद्रोह की
भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में संबंधित होती है? याद रखेंगे, यह जो बच्चे की अवस्था होती है, इसमें एक अवस्था होती है, वह बाल्य अवस्था है कि आपका शैशवावस्था है कि पूर्व किशोरावस्था है कि मध्य किशोरावस्था है। मैं बता दूं, बहुत ज़्यादा पूछता है। एक पूछता है टोली की अवस्था, टोली की अवस्था, तो टोली की अवस्था जो होती है ना, वह बाल्य अवस्था होती है। और एक बहुत ज़्यादा पूछता है दोस्तों, विद्रोह की अवस्था। ये भी याद रखेंगे, विद्रोह की अवस्था, तूफान की अवस्था या अपराध की अवस्था, ये बहुत ज़्यादा पूछता। तूफान और अपराध और विद्रोह, ये अवस्था जो दोस्तों है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। और यही पूछा है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित होती है? आपको बता दें, यह जो अवस्था होती है वह किशोरावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है, ये भी याद रखेंगे। और किशोरावस्था जो होती है ना, वह 12 साल से लेकर 18 साल की जो बच्चे की एज होती है ना, वह किशोरावस्था में रखा गया है। बच्चा इस समय विद्रोह करता है, तूफान करता है, अपराध रहता है। इसमें बच्चे के अंदर नायक, हीरो की प्रवृत्ति होती है, कुछ बालक बनना चाहता है, इसके अंदर तमाम ये प्रवृत्तियाँ होती हैं। इसको आप ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूर्व किशोरावस्था, यहाँ पे मध्य किशोरावस्था, अब ये बांट दिया किशोरावस्था में। आपको बता दें, जो आपका पूर्व किशोरावस्था होता है ना, यह जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही मानिएगा, क्योंकि 12 से लेकर 15 साल तक जो बच्चे की एज होती है ना, वह पूर्व किशोरावस्था आती है। इस बात को याद रखेंगे। और 15 साल के बाद और लेकर 18 साल की जो अवस्था होती है, इसको मध्य किशोरावस्था की संज्ञा देते हैं। इस बात को याद रखेंगे। तो 12 से 15 की जो अवस्था है, इसमें बालक के अंदर विद्रोह, तूफान, अपराध, टोली, ये सब चीज़ें आती है। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं। आपको इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आगे देखेंगे, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। 9 नंबर को देखेंगे, क्या है जो छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला होती है? तो याद रखेंगे, शिक्षण के माध्यम से आप छात्रों में रुचि उत्पन्न करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, शिक्षण के माध्यम से, कि सहानुभूति के माध्यम से, कि समदृष्टि के माध्यम से, कि आप प्रेरणा के माध्यम से। आपको बता दें दोस्तों, जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चे को किसके माध्यम से उसके अंदर रुचि पैदा करेंगे? तो प्रेरणा देकर, बच्चे को प्रेरित करके, बच्चे को मोटिवेट करके, बच्चे को प्रेरणा देके आप लोग क्या करेंगे? प्रेरणा देके बच्चे के अंदर क्या करेंगे? रुचि उत्पन्न करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, शिक्षण के माध्यम से बच्चे के अंदर रुचि नहीं उत्पन्न होती है। सहानुभूति देकर आप बच्चे को नहीं रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, समदृष्टि के माध्यम से नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे को आप प्रेरित करतिए, अभिप्रेरित करिए, अभिप्रेरणा दीजिए। आप जब बच्चे को ऐसे मोटिवेट करेंगे तो बच्चे के अंदर प्रेरणा आएगी, किसके प्रति? तो सीखने के प्रति। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर की बात करेंगे, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, आपको मैं एक चीज बता दूं, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को ध्यान रखेंगे। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। और अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होती है आपकी बाह्य अभिप्रेरणा। दोनों को आप ध्यान देते रहेंगे। एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा और एक होती है आंतरिक। जब बच्चा आंतरिक अभिप्रेरित होता है ना, स्वयं से अभिप्रेरित होता है, तब बालक के अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा आती है। और जो बालक बाहरी दिखावों से, बाहरी कहानियों से, बाहरी लोगों के बताने से अगर बच्चा अभिप्रेरित हो तो इसको बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। और बाह्य अभिप्रेरणा जो होती है ना, वो कुछ समय के लिए बच्चे के अंदर रहती है। लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है ना, वो लॉन्ग टाइम होती है, वो लंबे समय के लिए होती है। ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यह अभिप्रेरणा वेस्ट होती है। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? अवधि है, कि आपका नवीनता है, कि आपका रुचि है, कि आपका आकार है। बच्चा अगर आंतरिक रूप से रुचि रखता है तो याद रखेंगे वह ध्यान को केंद्रित रखेगा। वह पढ़ने में अगर रुचि रख रहा है तो आपकी बताई गई बातों को सीखेगा, समझेगा और सीखने की कोशिश करेगा। तो याद रखेंगे, जो रुचि होती है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान देते रहेंगे। आगे देखते हैं, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सीखने की विधियां बोलते हैं। याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? सीखने की विधियां बोलते हैं, कि सीखने में स्थानांतरण बोलते हैं, कि सीखने में पठार बोलते हैं, कि सीखने में रुचि बोलते हैं। आप देखिएगा, अगर मैंने 4 + 4 = 8 मैंने पढ़ लिया है, मुझे किसी ने बता दिया कि 4 + 4 = 8 होता है, तो अगर मैं इस चीज़ का प्रयोग गणित के अलग किसी भी सवाल को या क्वेश्चन को हल करने में प्रयोग करूंगा तो वह क्या कहलाएगा? मुझे पता है कि 4 + 4 = 8 होता है। अगर इसको मैं गणित का कोई अलग क्वेश्चन हल करने में प्रयोग करूंगा तो इसको क्या बोलेंगे? सीखने की विधियाँ बोलेंगे, कि सीखने में स्थानांतरण बोलेंगे, कि सीखने में पठार बोलेंगे, कि सीखने में रुचि बोलेंगे। या
याद रखेंगे, जब पुरानी सीखी गई बात से हम नई सीखी गई बातों को सीखते हैं तो इसको हम सीखने में स्थानांतरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें, सीखने में रुचि का मतलब है ना कि जब हम सीखने के प्रति उत्साहित होते हैं तो यह रुचि कहलाती है। सीखने में पठार का मतलब है कि हम लंबे समय से सीख नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम सीखना बंद कर दिए, इसको सीखने की पठार बोलते हैं। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान देते रहेंगे। वीडियो को जरूर से जरूर आप लाइक कर लेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं, विकास के किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, यही बताना है दोस्तों। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं ना उसको बताऊं, याद रखिएगा। बच्चे का जो गर्भ अवस्था होता है या गर्भकाल होता है कितने दिन का होता है, 9 माह का होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चे का आता है शैशवावस्था, शैशवावस्था आता है। शैशवावस्था जो होता है ना, शैशवावस्था जो होता है ना, वह आपका जन्म से लेकर अर्थात 0 से लेकर 5 वर्ष तक होता है, आप ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद आपका बाल अवस्था आता है, बाल अवस्था 6 से 12 होता है। फिर उसके बाद आपका किशोरावस्था आता है, यह 12 से लेकर 18 होता है। सब चीज़ें याद रखते रहिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे, जो बालक का प्रथम टीचर होता है या प्रथम शिक्षक होता है बालक का, वह बालक की माता होती हैं, ठीक ना। प्रथम विद्यालय जो होता है बालक का, कि प्रथम स्कूल की बात करें कि प्रथम विद्यालय क्या होता है बालक का, तो उसका क्या होता है, परिवार होता है, ठीक ना। ये जो बालक का प्रथम क्या होता है दोस्तों, स्कूल होता है, ठीक ना। याद रखेंगे, समाज, बालक का प्रथम सामाजिकता या सोशलाइजेशन का विकास कहाँ से होता है, ये भी पूछ सकता है। तो बालक का प्रथम विकास, सामाजिकता का विकास कहाँ से होता है, परिवार से होता है। याद रखेंगे, विकास के किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, बाल्य में होता है कि आपका शैशवावस्था में होता है, कि आपका किस में होता है, कि आपका किशोरावस्था में होता है, कि प्रौढ़ावस्था में। याद रखेंगे, बालक की बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास होता है किशोरावस्था में, जो 12 से 18 साल तक आती है। इसको याद रखेंगे। स्टैनले हॉल के अनुसार जो ये किशोरावस्था बहुत बेस्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान देते रहेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो इस बात का संकेत है, कौन सी बात का संकेत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है इसलिए वो बच्चा उब रहा है, कि बच्चा बुद्धिमान है इसलिए उब रहा है, कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है इसलिए उब रहा है, कि बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है इसलिए बच्चा उब रहा है। तो याद रखेंगे, अगर आप एक टीचर हैं और कक्षा में आप क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर बालक जो है ना, बालक उब रहा है, तो आप क्या सबसे बेस्ट इसमें से ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो याद रखेंगे, जब बालक को पढ़ाई गई चीज़ें या बताई गई चीज़ें, या बालक जो चीज़ सीख चुका है ना, उसको बार बार जब आप रटाएंगे, दोहराएंगे, उसी को बार बार रिपीट कराएंगे, तो बालक वहाँ पे उबता है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि और भी ऑप्शन सही होंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बालक को कभी आप उसकी चीज सीखी गई चीज़ों को बार बार बताते हैं तो बालक वहाँ पे बोरिंग महसूस करता है, उबता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, याद रखेंगे। समाजीकरण की सबसे निष्क्रिय एजेंसी बताना है। याद रखेंगे, आपका निष्क्रिय एजेंसी आपका परिवार है, कि आपका इको क्लब है, कि सार्वजनिक पुस्तकालय है, कि स्वास्थ्य क्लब है। आप बताइएगा। जो परिवार के जो समाजीकरण की सबसे पहली जगह है ना दोस्तों, वो परिवार होता है। परिवार से समाजीकरण सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो इसको आप निष्क्रिय एजेंसी तो मान नहीं सकते, इसको आप सक्रिय मानेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, एक्टिव एजेंसी है दोस्तों सोशलाइजेशन की। आप देखेंगे इको क्लब भी यहाँ पे भी जो दोस्तों होता है ना समाजीकरण होता है, ये भी आपको पता है। आप देखेंगे स्वास्थ्य क्लब, यहाँ भी समाजीकरण की बातें चीतें होती हैं। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है ना, यहाँ पे लोग जाते हैं तो वह अपने आवश्यकता अनुसार को पुस्तक को उठाते हैं और पुस्तक उठाकर अपना साइलेंट तरीके से, शांति तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे एक दूसरे से बातें नहीं होती है, और जहाँ पे एक दूसरे से बातें नहीं होती है वहाँ पे सामाजिकता पनपती नहीं है, सामाजिकता जन्म नहीं लेती है। तो याद रखेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय जो है ना, वह निष्क्रिय एजेंसी है, किसकी, समाजीकरण की। इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कैसी होती है, ये बताना है। सब प्रीवियस के प्रश्न है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहा जिसको मैं कहीं अलग से लूँ। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से हैं और सारे प्रश्न आपके पेडागोजी से आधारित हैं, याद रखेंगे। और जो पेडागोजी है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर पेडागोजी को आपने आसान तरीके से देख लिया तो केवल आपके सीडीपी नहीं तैयार होता है, पेडागोजी से आपका ईवीएस तैयार होता है, पेडागोजी से आपका हिंदी तैयार होता है, आपको पता है जो, ठीक ना। पेडागोजी से आपका मैथ के भी क्वेश्चन तैयार होते हैं, ठीक ना। ये सभी चीज़ें तैयार होती है। पेडागोजी से आप अगर संस्कृत लिए हैं तो ये भी तैयार होगा, आप इंग्लिश का पोर्शन चूज किए हैं तो ये भी तैयार होगा, ठीक ना।
तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कैसी होती है। परिवार बच्चे के समाजीकरण में कम महत्वपूर्ण होता है कि रोमांचकारी होता है कि मुख्य होता है कि गौण होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे आप तो कम महत्वपूर्ण, याद रखेंगे परिवार तो समाजीकरण का पहला रूप होता है, कम महत्वपूर्ण तो होगा नहीं। यहाँ पे गौण का मतलब निष्क्रिय है दोस्तों, ये तो होगा नहीं। अब देखिए रोमांचकारी है और यहाँ पे मुख्य है, तो याद रखेंगे रोमांचकारी के साथ जाएंगे तो मुख्य छूटेगा, मुख्य के साथ जाएंगे तो रोमांचकारी छूटेगा। इसलिए मैं बता दूं बच्चे के समाजीकरण में परिवार की मुख्य जो भूमिका होती है ना, रोमांचकारी एक शब्द है ना, यह पॉजिटिव शब्द जरूर है लेकिन इससे बेस्ट जो शब्द है ना वह मुख्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा, जो इसकी क्या होती है दोस्तों, मुख्य भूमिका होती है। कौन सी भूमिका होती है, तो मुख्य भूमिका होती है बच्चे के समाजीकरण में किसकी, तो फैमिली की अर्थात परिवार की। इसको आप ध्यान देते रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 नंबर की बात कर रहा है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या होता है। याद रखेंगे जब बच्चा फेल होता है ना, तो याद रखेंगे बच्चा फेल होता है तो मतलब बच्चा फेल नहीं होता है, बच्चा का जो भी तंत्र है ना, जो सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम ही फेल हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीकों से याद नहीं किया इसलिए बच्चा फेल हुआ, कि बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी इसलिए बच्चा फेल हो गया, कि व्यवस्था फेल हुई है ये कहेंगे आप, कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है ये कहेंगे आप। याद रखेंगे जब बच्चा फेल होगा तो बच्चा ही नहीं फेल होगा, पूरी तंत्र फेल होगी, पूरी व्यवस्था फेल होगी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। बच्चे को आप फेल नहीं मानेंगे, याद रखेंगे बच्चे को कभी आप फेल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, कि बच्चे को जो बताने वाली चीज़ें रही ना, बच्चे को जो समझाने वाली चीज़ें नहीं, चाहे उसमें टीचर की कमी रहा, चाहे पूरे विद्यालय परिवार की, चाहे अभिभावक की, आप सबको गलत मान सकते हैं लेकिन बच्चे को फेल नहीं मानेंगे। परितंत्र जो था दोस्तों वही फेल हो गया, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, व्यवस्था फेल हुई है। आगे देखेंगे, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर रटने को प्रोत्साहित करेंगे तब आप होगा, कि आपका अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, कि परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। याद रखेंगे शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है जब बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा आप कराएंगे, बच्चे को केंद्र मानकर, बच्चे को ध्रुव मानकर, बच्चे को ध्यान में रखते हुए जब आप सिलेबस तैयार करेंगे, पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, तो बच्चा जो होगा ना आसानी से सीखेगा। बच्चे के अधिगम में काफ़ी महत्वपूर्ण जो हेल्पिंग होगी वह कब होगी दोस्तों, कि आप बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा देंगे, बालक को मुख्य मानेंगे, बालक को देखेंगे कहाँ पे गलती कर रहा है, बालक को ही ध्यान में रखते जब उसको शिक्षा आप प्रदान करेंगे तो यह शिक्षा का सबसे बेस्ट रूप होगा। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर आप शिक्षण अधिगम पर बल दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है। याद रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे कहा है कि एक बुद्धि एक शब्द है और एक शब्द कहा है कि सृजनात्मकता। तो याद रखेंगे बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो बुद्धि और सृजनात्मकता होती है ना दोस्तों, उसमें का संबंध होता है धनात्मक होता है, क्या परिणात्मक होता है, कि शून्य होता है, कि ये सभी होता है। तो याद रखेंगे बुद्धि बढ़ेगी तो सृजनात्मकता बढ़ेगा, सृजनात्मकता बढ़ेगा तो बुद्धि बढ़ेगी, एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं। तो इसमें कौन सा संबंध पाया जाएगा, धनात्मक संबंध पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 19 नंबर की बात कर रहा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। याद रखेंगे अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर आप निकाल देंगे, यह सफल टीचर का गुण होता है दोस्तों, कभी नहीं होता। अनुशासनहीन छात्रों को आप कक्षा से बाहर नहीं निकाल सकते, ये बात याद रखेंगे। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ये बात तो सही है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, छात्रों के अभिभावकों को आप सूचित करेंगे। याद रखेंगे बच्चा जो अनुशासन कहाँ बिगाड़ रहा है, तो कक्षा में बिगाड़ रहा है। तो जब अनुशासन कक्षा में बिगाड़ रहा है तो आप उसके अभिभावक से इसमें कोई संबंध ही नहीं होगा। अनुशासनहीन छात्रों को विशेष सुविधाएं प्रदान करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। याद रखेंगे शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाएंगे, जिससे बच्चों में लिखने पढ़ने के क्या लगे, मन लगे, बच्चा एक्टिव तरीके से सीखे, उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो, प्रेरणा उत्पन्न हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो बच्चा प्रभावशाली तरीके से सीखेगा। ऑप्शन नंबर बी को आप सही मानेंगे। चलिए 20 नंबर की बात करेंगे, बच्चों के सामाजिक विकास में डांट का विशेष महत्व होता है, खेल का विशेष महत्व होता है, कि बाल साहित्य का महत्व होता है, कि दिनचर्या का होता है, कि संचार माध्यम का होता है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा बच्चे के
सामाजिक विकास में। यहाँ पे देखिएगा जब ये प्रश्न बनाना तो बहुत लोग होंगे जो बाल साहित्य को आंसर मान लेंगे। क्यों मैं बाल साहित्य को आंसर मानूं? यहाँ पे बच्चों को सीखने के या पढ़ने संबंधित बात तो कहा नहीं, बच्चे के सोशलाइजेशन का विकास कर रहा है, सामाजिक विकास कर रहा है। और सामाजिक विकास कहाँ पे हो रहा है दोस्तों, यही बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा बच्चा का सामाजिक विकास कहाँ पे होगा? संचार माध्यम में होगा? नहीं होगा। दिनचर्या में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बाल साहित्य में होगा? नहीं होगा। याद रखेंगे बच्चे का सबसे ज्यादा जो विकास होगा ना वो कहाँ पे होगा? खेल के मैदान में होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकास? तो सामाजिक विकास, आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वह खेल के मैदान में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर की बात करेंगे, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, कौन सा कथन सबसे वेस्ट है, ये छांटना है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं या बाल मनोविज्ञान कहता है कि बाल मनोविज्ञान कहता है कि कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये कहता है कि कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये कहता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये कहता है। याद रखिएगा बाल मनोविज्ञान जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, एनईपी आपका हो गया, चाहे आपका एनसीएफ हो गया, जितने भी कुछ भी रहे दोस्तों, याद रखेंगे बाल मनोविज्ञान यही कहता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। केवल बच्चे को सिखाने की आपको एक प्रेरणा होनी चाहिए। बच्चा सीख सकता है, बच्चा कुछ भी कर सकता है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, बच्चे को आप जिस परिवेश में ढालेंगे वैसा बच्चा बन सकता है, या बाल मनोविज्ञान कहता है। तो इस क्रम पे आप जानेंगे प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में आईएएस होता है, पीसीएस होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 22 नंबर की बात करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा में। क्या आपका याद रखेंगे ये विषय केंद्रित शिक्षा में मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान है, कि आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षा में है, कि क्रिया केंद्रित शिक्षा में है, कि बाल केंद्रित शिक्षा में है? आपको बताया है दोस्तों कि मनोविज्ञान जो कहता है कि बच्चे को जो बाल केंद्रित शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए? बाल केंद्रित, बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का जो सिलेबस है वो तैयार किया जाना चाहिए। ये बात आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखते रहेंगे। दोस्तों आपने पेडागोजी के पूरे कितने, तो दोस्तों 22 प्रश्नों को देखें जो आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने हैं। आप लोगों ने देखा कैसा आयोग द्वारा पेडागोजी के प्रश्नों को पूछे गए हैं, और आशा करते हैं कि ये सारे वीडियो के जितने भी प्रश्न थे आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्नों के लेवल को आपने जांचा, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अभिषेक एकेडमी के इस चैनल पे अब तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। दीजिए मुझे विदा, मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।